हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, हम एनक्लेक्स पीएन को सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा जो है एनक्लेक्स पीएन को सॉल्व कराया जा रहा था। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वापस से आप सभी के लिए, जिसमें आज बताएंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 100 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर तक। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक जिन जिन कैंडिडेट ने क्लासेस को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। पिछली वीडियोस में हमने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि प्रश्न नहीं आएंगे। दोस्तों, प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ये आपको भी पता है और मुझे भी अच्छे से पता है, क्योंकि एग्जाम में जो है एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने को फंसते हैं। और कंप्लीट एनक्लेक्स की सॉल्विंग जो है हम करवा रहे हैं आप सभी को। लगातार क्लासेस हमारी आती रहती है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम 101 क्वेश्चन से लेकर 125 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना, देखिए आप सभी को नजर आ रहा है। When assessing the laboring client, the nurse find a prolapsed cord। आपने किसी एक नर्स है जिसने किसी क्लाइंट को असेस किया, जो कौन सी क्लाइंट थी? लेबरिंग क्लाइंट थी, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, तो व्हेन असेसिंग द लेबरिंग क्लाइंट द नर्स फाइंड प्रोलैप्स पोस्ट। एक नर्स ने किसी पेशेंट को देखा जो कि गर्भवती थी, और है ना, तो उसने देखा कि जो क्लाइंट है, जो गर्भवती महिला है, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये क्या हो चुकी है? प्रोलैप्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्रोलैप्स हो चुकी है, मतलब कि नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है ना, प्रोलैप्स हो चुकी है। अब इस कंडीशन के अंदर नर्स को क्या करना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है, अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कॉर्ड, वापिस से कॉर्ड को रिप्लेस करना चाहिए, यह पेशेंट को लेफ्ट साइड में लेटना चाहिए अपनी, और क्लाइंट के हिप्स को एलिवेट करना चाहिए, या फिर कवर करना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई और स्टेराइल क्लॉथ से। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि क्लाइंट के जो हिप्स है उसको एलिवेट कर देना है। यानी क्लाइंट को कौन सी पोजीशन दे देनी है? आपको क्लाइंट को दे देनी है पोजीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्लाइंट को देनी है। ठीक है, इसमें क्योंकि सॉरी, ऐसा क्लाइंट जो कि प्रोलैप्स कोस्ट वाला है, उसके हिप्स को एलिवेट करना चाहिए, और उसके बाद में जो है जो कवर करना चाहिए उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टेराइल ड्रॉज मोस्ट से करना है, ड्राई से नहीं करना है, मोस्ट से करना होता है। इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्लाइंट को तब रखते हैं जब, ठीक है, बच्चे के जो हार्ट बीट है उसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस होती है, तब लेफ्ट साइड देना होता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, और अम्बिलिकल कॉर्ड को रिप्लेस नहीं करना, अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है नेक्स्ट। एक द नर्स इज कैरिंग फॉर ए 30-year-old मेल एडमिटेड विद स्टेप वुंड। एक 30 साल का व्यक्ति है, ठीक है, जिसको क्या हुआ है? स्टेप वुंड हुआ है, मतलब कि चोट लगी है उसको, स्टेप वुंड हुआ है। ठीक है, अब उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया है। अब चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड, चेस्ट ट्यूब जो है ना उसके अंदर डाली गई है, इंसर्ट की गई है। तो प्राइमरी रेशनल क्या होना चाहिए चेस्ट ट्यूब को डालने का? क्यों डाली गई है चेस्ट ट्यूब, ये एक्सप्लेन करेगी। तो क्या कारण था जिसकी वजह से चेस्ट ट्यूब डाली गई है पेशेंट के अंदर? चेस्ट ट्यूब क्यों डाली गई है इसके बारे में उस पेशेंट को बताना है, नर्स बताएगी। तो क्या चीज बताएगी, क्या कारण रहा है जिसकी वजह से चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया गया है पेशेंट के बॉडी में? तो पहला ऑप्शन है, द ट्यूब विल अलाउ टू इक्वलाइजेशन ऑफ द लंग एक्सपेंशन। जो ट्यूब होगी वो इक्वली लंग को एक्सपेंड करेगी, ठीक है, और एयर पास होगी उसके थ्रू। चेस्ट ट्यूब सर्व एज ए मेथड ऑफ ड्रेनिंग ब्लड। क्या चेस्ट ट्यूब का काम ब्लड को ड्रेन करना रहता है, या सीरस फ्लूइड को ड्रेन करना रहता है, और ताकि लंग जो है वो इन्फ्लेट कर सके, री इन्फ्लेट अगर होते हैं तो इस कंडीशन में कर सके। थर्ड है, चेस्ट ट्यूब पेन को रिलीफ करता है,
अगर आपके लंग कोलैप्स हो चुके हैं तो उसकी वजह से जो पेन होता है उसको चेस्ट ट्यूब कम करता है, या फिर चेस्ट ट्यूब असिस्ट विद कार्डिक फंक्शन। चेस्ट ट्यूब जो है वो कार्डिक फंक्शंस को असिस्ट करता है और लंग्स के एक्सपेंशन को स्टेबलाइज करता है। तो आपके सामने सब चीज दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्यों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चेस्ट ट्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, जिसके अंदर चेस्ट के अंदर क्या ट्यूब डाली जाती है, चेस्ट के अंदर ट्यूब डाली जाती है बाहर से, क्योंकि चेस्ट ट्यूब एक प्रकार से करती है, री इन्फ्लेट करती है लंग को, और जो सीरियस फ्लूइड भरा होता है लंग के आसपास, जो कि ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है, जिसकी वजह से चेस्ट जो है पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते, इन्फ्लेट नहीं हो पाते, एक्सपेंड नहीं हो पाते। तो ये सब क्या करते हैं, ट्यूब जो होती है ना वो फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है, ताकि लंग जो है वो वापस से इन्फ्लेट करे और ऑक्सीजन जो है व्यक्ति आराम से ले सके, ठीक है, रेस्पिरेशन कर सके। इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट who's delivered this morning tell the nurse that she plans to breastfeed her baby। एक क्लाइंट है जिसने अभी अभी सुबह बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चे को दूध पिलाने वाली है, वो प्लान कर रही है बच्चे को दूध पिलाना। तो नर्स इज अवेयर दैट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। तो नर्स को ये पता होना चाहिए कि सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कराने की वजह से क्या चीज फायदेमंद होती है, तो या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, मदर का एजुकेशन लेवल, इन्फेंट बर्थ वेट, साइज ऑफ मदर ब्रेस्ट, या फिर मदर डिजायर टू ब्रेस्ट फीड। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंदर सबसे सही आंसर होगा कि जब तक माँ की इच्छा ही नहीं होगी बच्चे को दूध पिलाने की, तब तक ब्रेस्ट फीडिंग का कोई काम नहीं है। क्योंकि जब तक मदर की इच्छा नहीं होगी ब्रेस्ट फीडिंग कराने की, मदर क्या चाहती है, अगर मदर चाहती है ब्रेस्ट फीडिंग कराना तो ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल होगी, अगर मदर नहीं चाहती है ब्रेस्ट फीडिंग कराना तो ब्रेस्ट फीडिंग अनसक्सेसफुल होगी। तो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि मदर की इच्छा भी होनी चाहिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न की। द नर्स इज मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द क्लाइंट इन लेबर। एक पेशेंट है जो कि गर्भवती महिला है और लेबर के अंदर आई है, ठीक है, और लेबर हो रहा है कि बच्चे को जन्म वो दे रही है। तो कौन सा ऐसी फाइंडिंग होगी जिसको रिपोर्ट करना आवश्यक है फिजिशियन को फटाफट से? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर महिला के वजाइना से कोई स्कैंटी ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, या मदर बार बार यूरिनेशन कर रही है, या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ग्रीन कलर का पार्ट, मतलब ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है, या फिर मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे इमरजेंसी कंडीशन कौन सी नजर आ रही है आपको? वो नजर आ रही है आपको ऑप्शन नंबर सी। क्यों आ रही है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अगर मदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है तो ये एक प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या शो करता है, ग्रीन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड शो कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है किसको? फीटल डिस्ट्रेस को। किसको? फीटल डिस्ट्रेस को करता है इंडिकेट। क्योंकि पेशेंट बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मिक्योनियम जो होती है, फर्स्ट स्टूल जो होता है, इसको इनगल्फ कर लेता है बच्चा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और ग्रीन टिक एमनियोटिक फ्लूइड फीटल डिस्ट्रेस मतलब कि बच्चे को सांस नहीं आ रही है तो इसको शो करता है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की। द नर्स इज मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन। एक नर्स है जो कि क्लाइंट का जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, महिला जो गर्भवती महिला है उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने आ रहे हैं उसको मेजर कर रही है, उसको चेक कर रही है, गिन रही है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लेके कौन सी बात बिल्कुल सही है ये आपको पता लगाना है। ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय टाइमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए के अनुसार बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन, पहला कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहां से लेकर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है
वहां तक का कॉन्ट्रैक्शन एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। ये पहला कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बीच का जो समय होता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है, ऑप्शन ए के अनुसार। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय टाइमिंग ऑफ द एंड ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हुआ, वन कॉन्ट्रैक्शन खत्म जब होता है वहां से लेकर और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हुआ उसके बीच का समय एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाएगा। तो ये भी सही है क्या? चलो आगे बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय टाइमिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू द एंड ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्शन वन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर वही कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, उसके बीच का समय क्या माना जाता है? पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय टाइमिंग ऑफ द पीक ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन। जब पहले कॉन्ट्रैक्शन का जब पीक आता है वहां से लेकर उसी के एंड, उसी कॉन्ट्रैक्शन एंड के बीच का समय एक कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों सारी बातों की, एक बात आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। अब सारी बात कर ली हमने, इसको अपन एक बार रब कर देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें कि भाई क्यों ये आंसर सी हुआ, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। देखिए इसमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्शन, वन कॉन्ट्रैक्शन किसको कहा जाता है? जब मान लो पहला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है, पहला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब पहला यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, तो वो जब से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर और वो खत्म हो रहा है ना, वो पहला कॉन्ट्रैक्शन ही जब खत्म हो रहा है उसके बीच का समय क्या माना जाता है? पूरा एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। यानी कि स्टार्टिंग लेने से लेकर खत्म होने तक का समय जो होता है वो एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन माना जाएगा। फिर सेकंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब माना जाएगा? जब दूसरी बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक वो दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन माना जाएगा। इसलिए ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। द फिजिशियन हैज ऑर्डर एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। एक फिजिशियन ने ऑर्डर किया है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। पिटोसिन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है, ठीक है। एक फिजिशियन यानी कि डॉक्टर ने बोला है कि किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इंट्रावीनसली देना है, क्या कराने के लिए? लेबर कराने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए, डिलीवरी कराने के लिए उसको आईवी ऑक्सीटोसिन चढ़ाना है। तो ये है जो डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया है। तो व्हेन कैरिंग द ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट, जब आप किसी ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट गर्भवती महिला की केयर कर रहे हैं जिसको इंट्रावीनसली आईवी के माध्यम से ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तो नर्स को क्या मॉनिटर करते रहना आवश्यक है? क्या माँ हाइपोग्लाइसीमिया पे चल जाएगी क्या, या फिर बच्चा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा बच्चे को, या फिर मैटरनल हाइपरफ्लेक्सिया हो जाएगा, या फिर फीटल मूवमेंट? तो ध्यान रहे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सबसे बेहतर कि जब किसी महिला को ऑक्सीटोसिन चलता है तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो अगर ज्यादा मात्रा में अगर आपने ऑक्सीटोसिन दे दी तो बच्चे की हार्ट बीट क्या हो सकती है, हार्ट रेट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इसलिए बच्चा ब्रेडिकार्डिया में ना चला जाए, क्योंकि बच्चे के ऊपर दबाव आता है तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका सही रेशनल की बात करो तो क्लाइंट जिनको ऑक्सीटोसिन चलती है उनके बच्चों के अंदर डीएसेलरेशन होता है, ठीक है। तो डीएसेलरेशन होता है तो जब भी आप पेशेंट को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो बच्चे की हार्ट रेट को जरूर आपको चेक करते रहना है। तो ये आपको मॉनिटर करना आवश्यक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट विद डायबिटीज विजिट द प्रीनेटल क्लिनिक एट 28 वीक गेस्टेशन। एक क्लाइंट है, एक मरीज है जिसको क्या है, जो कि डायबिटीज महिला है, वो प्रीनेटल क्लिनिक में आती है 28 वीक ऑफ गेस्टेशन
28 वीक की प्रेगनेंसी वाली महिला जिसको डायबिटीज है वो प्रीनेटल क्लिनिक में आती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है रिगार्डिंग इंसुलिन नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में इंसुलिन को लेने से लेकर कौन सा स्टेटमेंट बहुत सही आपको प्रतीत हो रहा है चार ऑप्शन में से? इंसुलिन रिक्वायरमेंट मॉडरेट एट प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है, मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। इंसुलिन की आवश्यकता मॉडरेट पड़ती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है। क्या ये बात सही है क्या? चलिए आगे देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। ए डिक्रीज नीड फॉर इंसुलिन अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचती है तो इंसुलिन की आवश्यकता जो कम हो जाती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एलिवेशंस इन ह्यूमन कोरोनिक गोनेट्रोपिन, यानी कि जब जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है तब HCG का लेवल जो है बढ़ जाता है और इसकी वजह से इंसुलिन की आवश्यकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फीटल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इंसुलिन रेगुलेशन। फीटल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में इंसुलिन है। तो 28 वीक की महिला, प्रेग्नेंट महिला है जो प्रीनेटल क्लिनिक में आती है, तो कौन सा कथन जो है इंसुलिन की को लेने से, इंसुलिन की आवश्यकता को लेकर बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, फीटल डेवलपमेंट की बात की जाए, फीटल डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि इंसुलिन का रेगुलेशन बॉडी के अंदर कितना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इंसुलिन की नीड जो है, आवश्यकता बढ़ जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो दे डू नॉट डिक्रीज एज सजेस्टेड इन आंसर बी। आंसर बी में कह रहा है कि भाई, मैं आपको तीन ऑप्शन गलत क्यों है इस पर बताता हूँ, इसके बाद सही आंसर बताऊंगा। भाई इंसुलिन की इंसुलिन जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में तो बढ़ता है, कम थोड़ी होता है, ये तो इंक्रीज होगा। इंसुलिन की आवश्यकता तो बढ़ेगी सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और इंसुलिन रिक्वायरमेंट डू नॉट मॉडरेट एट प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इंसुलिन की आवश्यकता हाई होती है, मॉडरेट नहीं होती, बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एलिवेटेड HCG ह्यूमन दे डू नॉट डिक्रीज द इंसुलिन नीड। जैसे जैसे HCG बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ेगी क्या? नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है इस चीज पे। सिर्फ यही आंसर राइट इसका हो जाता है कि फीटल डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन एडिक्वेट न्यूट्रिशन और इंसुलिन रेगुलेशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो और एडिक्वेट इंसुलिन हो, इस पे डिपेंड करता है आपका कौन? फीटल का डेवलपमेंट। तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक क्लाइंट विद प्रीनेटल क्लिनिक, एक क्लाइंट है जो कि प्रीनेटल क्लिनिक में आया है, महिला है जो प्रीनेटल क्लिनिक में आई है। इज असेस, उसको चेक किया गया टू हैव ए ब्लड प्रेशर। उसका ब्लड प्रेशर कितना आया? 180/96 आया। मतलब कि पेशेंट को किस में चला गया है? हाइपरटेंशन में चला गया है, ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्या पेशेंट को काल्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए? पेशेंट को डाइट की हिस्ट्री पूछनी चाहिए? पेशेंट को एनाल्जेसिक दर्द की दवा देनी चाहिए? या फिर पेशेंट की हार्ट बीट को फीटस की हार्ट बीट को चेक करना चाहिए? तो ध्यान रहे दोस्तों, इस सब में से आंसर जो सही लग रहा है मुझे, वो लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बताता हूं इसका आंसर नंबर ऑप्शन ए क्यों राइट है, ये बताता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक किया, प्रीनेटल क्लिनिक में पेशेंट आया था जिसका ब्लड प्रेशर 180/96 जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को क्या है, आपको काल्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा? ताकि पेशेंट के अंदर क्या नहीं आए? सीजर नहीं आए। सीजर एक्टिविटी को कम करने के लिए आपको काल्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टिमुलेशन जो है सीजर कॉज कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फीटल हार्ट रेट तो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस वक्त पर हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा किया गया है। ठीक है, और डाइट के बारे में पता आप बाद में कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके राइट नहीं होंगे दोनों। और
आंसर सी जो है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एनाल्जेसिक की आवश्यकता इसमें नहीं होगी क्योंकि बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की। ए प्राइमरी गेविडा एज 42, एक 42 साल की प्राइमरी गेविडा है, पहली बार मां बनी है, 42 साल की महिला है और 42 साल की महिला और 6 वीक की प्रेगनेंसी उसकी है। तो बेस्ड ऑन द क्लाइंट एज, क्लाइंट की एज को देखते हुए पेशेंट के जो बच्चा है उसमें क्या रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंदर आंसर कौन सा आपका होगा? डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस उस बच्चे के अंदर ज्यादा हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं देखिए, पेशेंट की एज की बात की जाए तो 42 साल की महिला है और पेशेंट जो इसके 42 साल की महिला है उसके अंदर क्या होने के चांसेस रहते हैं? फीटल एनोमलीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि भाई डाउन सिंड्रोम हो गया, क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गया, तो ये ज्यादा चांसेस रहते हैं इनके होने के। तो इसलिए आंसर जो है आपका कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ये हायर रिस्क नहीं होते इन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, इसलिए बी और डी आंसर आपका दोनों गलत हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये एज से रिलेटेड नहीं होता है, जेनेटिक से रिलेटेड होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ए क्लाइंट विथ मिस्ड अबॉर्शन एट 29 वीक्स गेस्टेशन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक क्लाइंट है, एक महिला है जिसको मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, कौन से वीक में? 29वें वीक में, और एडमिट हुई है वो हॉस्पिटल के अंदर। तो उस क्लाइंट को कौन सी दवा आपको देनी चाहिए जिसको 29 वीक पे अबॉर्शन हुआ है? क्या मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए, क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए, क्या फिर डीनोप्रोस्टोन या फिर ब्रोमोक्रिस्टिन देनी चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से इसका आंसर सबसे बेहतर मुझे लग रहा है कि जब भी कोई पेशेंट को जिसको अबॉर्शन होता है और 29 वीक की प्रेगनेंसी है तो डीनोप्रोस्टोन देना होता है दवा, जिसको अपन प्रोस्टिन ई भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों देना होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए आपको पता है कि 29 वीक की प्रेगनेंसी हुई है और पेशेंट के अंदर मिस्ड अबॉर्शन भी हुआ है, तो क्लाइंट जो मिस्ड अबॉर्शन वाला होता है उसके अंदर लेबर को इंडक्शन कराना होता है, यानी कि लेबर का इंडक्शन कराना होता है। पेशेंट के बच्चा जो पेट के अंदर गर्भ के अंदर है उसको बाहर निकालना होता है। तो प्रोस्टिन ई, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोला जाता है, वो क्या करता है? सॉफ्ट करता है। क्या करता है? सॉफ्ट करता है। किसको? सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपका प्रीटर्म के लिए काम आएगा। ठीक है, प्रीटर्म लेबर में काम आता है और प्री एक्लेम्पशिया में काम आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और ये इंड्यूस लेबर करने काम भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं, और ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये डिलीवरी में काम नहीं आएगा। और बात की जाए आपका ब्रोमोक्रिस्टिन जो है ये यूज होता है किसके लिए? ये वाला यूज होता है ड्राई अप द ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ड्राई अप द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क को ड्राई करने के लिए काम आता है, तो इसका कनेक्शन इससे नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। A client with preeclampsia has been receiving an infusion containing the magnesium sulfate. Blood pressure is 160/80. Deep vein reflexes is 1+. एक पेशेंट है जो कि कैसा है? एक क्लाइंट है जो कि कैसा है? प्री एक्लेम्पशिया क्या है, और उसको क्या चल रहा है? दवा चल रही है मैग्नीशियम सल्फेट, इन्फ्यूजन हो रही है मैग्नीशियम सल्फेट। यानी कि एक महिला है जो कि प्री एक्लेम्पशिया का है, एक महिला है प्री एक्लेम्पशिया की महिला है, बीपी बढ़ा हुआ है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट चल रही है। ब्लड प्रेशर उसका कितना आ रहा है? 160/80 आ रहा है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो आपने चेक किए हैं तो वो 1+1 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? +1 आ रहे हैं। तो यूरिनरी आउटपुट की बात की जाए तो पिछले 1 घंटे में मात्र 100 ml ही उसने क्या है? यूरिन पास आउट किया है। तो नर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्या इन्फ्यूजन को कंटिन्यू करना चाहिए क्या मैग्नीशियम सल्फेट के, और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए? सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दो मैग्नीशियम सल्फेट के और फिजिशियन को कांटेक्ट करो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इन्फ्यूजन रेट को स्लो कर दीजिए और क्लाइंट को टर्न कीजिए लेफ्ट साइड में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दे दीजिए और
ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू मॉनिटर कीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सबसे सही अभी बन रहा है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट बन रहा है। क्यों राइट बन रहा है? इसमें बोला गया है कि आप मैग्नीशियम इन्फ्यूजन को कंटिन्यू कीजिए और क्लाइंट के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहिए। अब इसका आंसर राइट क्यों है? देखिए, हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट चल रही है किसी पेशेंट को, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो नॉर्मल लिमिट में लाना जरूरी है। क्या है? नॉर्मल लिमिट में लाना जरूरी है। लेकिन बात की जाए अगर प्रीएक्लेम्सिया वाला पेशेंट है, तो ब्लड प्रेशर जो है प्रीएक्लेम्सिया हिसाब से तो नॉर्मल लिमिट में है, ठीक है, और यूरिनरी आउटपुट भी इस हिसाब से क्या है, नॉर्मल लिमिट में ही मानी जाएगी, ठीक है, जो कि प्रीएक्लेम्सिया वाला पेशेंट है, ठीक है। The only alteration from normal is decreased deep vein reflexes. So only alteration क्या आ रहा है इसके अंदर, जो deep vein reflexes है वो +1 आ रहा है। तो ये only चीज आ रही है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट चलती है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो 1+1 आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो ये एक चिंताजनक बात है। तो इसलिए है ना, आप क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूको जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन जो है इसको चलाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, और ताकि और ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे जब तक आपके जो लेवल है, थेरेपेटिक लेवल जो है मैग्नीशियम का, वो 4.8 से लेकर 9.6 नॉर्मल होता है mg/dl। ये नहीं आ जाता तब तक आपको उसको कंटिन्यू रखना है। इसलिए इस इन्फ्यूजन को स्टॉप करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और स्लो रेट पे करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए बी और सी आंसर गलत हो जाते हैं। कैल्शियम कंपोनेंट एंटीट्यूड होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया गया जो कि दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हुई है, बल्कि मैग्नीशियम सल्फेट आपको और लगातार चढ़ाना है। इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? कौन सा स्टेटमेंट चारों में से ऐसा है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में? कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बता रहा है? एन अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज अनअफेक्टेड पेरेंट। अगर कोई अफेक्टेड न्यूबॉर्न है, वो उसके पेरेंट्स जो होंगे ना वो अनअफेक्टेड होंगे। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है एन अनअफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर न्यूबॉर्न अफेक्टेड है तो जरूर उसके पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक जो है वो अफेक्टेड रहा होगा। थर्ड ऑप्शन, अफेक्टेड पेरेंट्स अगर है तो 4 बार में से 1 बार ऐसा होगा कि डिफेक्टिव जीन जो है बच्चों के अंदर चले जाए। और फोर्थ ऑप्शन है, अफेक्टिव पेरेंट्स अगर हैं तो उनका चिल्ड्रन जो है अनअफेक्टेड रहेगा। अब इसको समझते हैं, पहले से समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो जरूर 4 में से 1 बार तो ऐसा होगा कि बच्चे को वो डिफेक्टिव जीन पास हो जाए। यह आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बात करें इसके अंदर कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर पास होते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव जीन के द्वारा। अगर बोथ पेरेंट पास द ट्रेट, अगर बोथ पेरेंट जो है पास कर सकते हैं ट्रेट को बच्चे के अंदर, ठीक है, और 2 एबनॉर्मल जीन भी दे सकते हैं और डिसीज कॉज कर सकते हैं बच्चे के अंदर। इसलिए पेरेंट्स को है ना, जो पेरेंट्स है द पेरेंट कैन आल्सो पास द ट्रेट्स टू द इन्फेंट। इसलिए आंसर ए जो है इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट क्यों होता है? बिकॉज बोथ पेरेंट कैरियर्स होंगे, एक पेरेंट नहीं दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि पेरेंट जो है हमेशा पास आउट करेंगे, अफेक्ट करेंगे बच्चे को, ठीक है। अगर अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे तो जरूर एक ना एक बार तो 4 में से डेफिनेटली अफेक्टेड पेशेंट बच्चे को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये अलग चीजें हैं, तो उसको समझ जाएंगे कभी किसी दिन क्लास में अच्छे से। फिलहाल इस आंसर की बात की जाए तो सी आंसर इसका राइट आंसर है।
अब बात करते हैं, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसकी एज क्या है, 32 है। वो नर्स से पूछ रही है कि वाई हर डॉक्टर हैज रिकमेंडेड ए सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, कि डॉक्टर ने मुझे सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन क्यों दिया है। तो नर्स उसको एक्सप्लेन करेगी कि आपने, डॉक्टर ने आपको सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट जो है वो क्यों करवाने के लिए कहा है, तो क्या कारण है इसका। अब ऑप्शन है आपके सामने, बिकॉज इट इज स्टेट लॉ। फिर सेकंड ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपकी एज को देखते हुए, या फिर चौथा है कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट का पता लगाने के लिए सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन चेक किया जा रहा है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसका, ये डिटेक्ट करता है किसको, डिटेक्ट करता है किसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि बात की जाए आपका स्पाइना बायोफिडा, इसको वो करता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात की जाए कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी है कि लॉ के अंदर आया है। और ऑप्शन नंबर आपका बी क्यों गलत है, क्योंकि ये जो टेस्ट है इंडिकेट नहीं करता कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स को। और ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका गलत किस लिए, क्योंकि एज से कोई रिलेशन नहीं है इस टेस्ट का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। A client with hypothyroidism asked the nurse if she will need to take thyroid medication during the pregnancy. The nurse responds the best of the knowledge that. क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक क्लाइंट है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, यानी कि उसके TSH, T3 और T4 लेवल जो है क्या हो चुके हैं, कम हो गए हैं, थायराइड हार्मोन कम हो चुके हैं, लेकिन वो स्टिल नीड टू टेक थायराइड मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसको प्रेगनेंसी दौरान भी थायराइड मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ रही है। तो नर्स का क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए इस कंडीशन में। ये पूछ रही है कि क्या मुझे प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है, नर्स जो बताएगी। देयर इज नो नीड टू टेक थायराइड मेडिकेशन, थायराइड मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द फीटस थायराइड प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि आपके जो बच्चा पल रहा है आपके गर्भ के अंदर ये ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन को सीक्रेट कर देता है, इसलिए आपको थायराइड मेडिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ थायराइड मेडिकेशन इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज द थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जो है थायराइड मेडिकेशन का रेगुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन थायराइड रेगुलेशन, थायराइड रेगुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और मेटाबॉलिज्म भी इसका डिक्रीज हो जाता है। चौथा ऑप्शन है फीटल ग्रोथ जैसे जैसे होता है वैसे थायराइड मेडिकेशन कंटिन्यू करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसका सही आंसर आप देख लो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जिसको, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, जो कि गर्भवती महिला है। अब वो कह रही है कि गर्भवती गर्भवती हूं मैं, और इस दौरान भी क्या मुझे थायराइड मेडिकेशन लेनी पड़ेगी क्या। तो नर्स क्या रेस्पॉन्स कर रही है उसको कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना वो कैसे हो जाती है, साइज में ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल साइज की हो जाती है, मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। इट मेक्स मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट थायराइड मेडिकेशन, इसलिए थायराइड मेडिसिन को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आंसर ए जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमको आवश्यकता पड़ती है
प्रेगनेंसी दौरान थायराइड मेडिकेशन की, बात तो पूरी वही हो रही है। इसमें तो कह रहा है कि आवश्यकता नहीं पड़ती कि बच्चा स्टिमुलेट कर देता है, जो कि बात गलत है। सी ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज थायराइड फंक्शन डज नॉट स्लो। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है थायराइड का फंक्शन स्लो नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना। आंसर नंबर डी क्यों गलत है? कि फीटल ग्रोथ नॉट अरेस्टेड, फीटल की ग्रोथ नॉट अरेस्टेड इन थायराइड मेडिकेशन इज कंटिन्यूड। थायराइड मेडिकेशन चलेगी तो ये जरूरी थोड़ी है कि फीटल की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। चलिए बात करते हैं, द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द न्यूनेटल असेसमेंट। एक नर्स जो है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर परफॉर्मिंग न्यूनेटल असेसमेंट, न्यूनेट का असेसमेंट कर रही है ऑन फुल टर्म इन्फेंट, फुल टर्म इन्फेंट है। आफ्टर 1 मिनट द नर्स कुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। ठीक है, एक नर्स है रेस्पॉन्सिबल होती है परफॉर्म न्यूनेट का असेसमेंट कर रही है, ठीक है, फुल टर्म इन्फेंट है, असेसमेंट कर रही है उसका 1 मिनट तक, तो नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो 1 मिनट तक इन्फेंट का असेसमेंट करने के बाद नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या चीज देखने को मिलेगी? एपिकल पल्स 100 दिखाई दे रही है, टोनस रिफ्लेक्स एब्सेंस है, साइनोसिस हो रहा है फीट और हैंड्स के अंदर, जॉइंडिस हो रहा है स्केलरा। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक्सपेक्टेड फाइंडिंग कौन सी है। ठीक है, तो जब भी बच्चा जन्म, तो आंसर की बात कर लेता हूं पहले, इसका आंसर हो जाएगा ना साइनोसिस हो जाएगा, साइनोसिस एट फीट एंड हैंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें एक्सपेक्टेड फाइंडिंग की बात कर रही है कि 1 मिनट ही हुआ है बच्चे को जन्म हुए और एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या है। तो ध्यान रहे दोस्तों, साइनोसिस जो होता है ना फीट और हैंड का, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं उसको। ये एक प्रकार का नॉर्मल फाइंडिंग होता है जो जन्म के बाद में 1 मिनट तक रहता है। ठीक है, 1 मिनट के बाद में जो आपके हाथ और पैर के जो कलर है वो चेंज होके वापस से रेड हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के 1 मिनट पे आपके हाथ और पैर दोनों के फीट जो होंगे ना वो नीले ही होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एपिकल पल्स की बात की जाए तो 120 से लेकर 160 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, 100 नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बात की जाए डी क्यों गलत है? एब्सेंस ऑफ टोनस जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट रहता है, तो ये भी गलत है। जॉन्डिस ऑफ स्किन स्केलरा एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को दर्शाती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद सिकल सेल एनीमिया इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ लेबर। एक महिला है जिसको क्या हुआ है, एक महिला है जो कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है और एडमिट हुई है वो बच्चे को जन्म देने के लिए डिलीवरी यूनिट के अंदर, और फर्स्ट फेज ऑफ लेबर के अंदर एडमिट हुई है जाके। अब नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट नीड। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जब सर्वाइकल डायलेशन का स्टेज होता है ये, ठीक है, इस दौरान महिला को क्या आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी क्या, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या डिलीवरी करवाएंगे उसकी? फर्स्ट स्टेज के दौरान बात कर रहा हूं, तो दौरान फर्स्ट स्टेज के अंदर बात करें तो इसका सबसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं जब आपका सर्वाइकल डायलेशन स्टेज होता है। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन होता है, तो सर्वाइकल डायलेशन होता है तो सीजरियन सेक्शन तो उस समय हो ही नहीं सकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराओगे आप, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। अब आंसर बताता हूं फर्स्ट ए क्यों आया। क्लाइंट जब होता है, जो सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट है ना, उसको ट्रीट किया जाता है किससे? हीट, उसको एक तो हीट देनी है, आपको गर्म रखना है बॉडी को। ठीक है, उसका पानी पिलाते रहना है, उसको हाइड्रेशन मेंटेन करते रहना है। अब हाइड्रेशन मेंटेन करते रहना है तो फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट तो फ्लूइड को रोकना तो है नहीं, फ्लूइड तो देना है आपको। ठीक है, और उसको ऑक्सीजन भी देता रहना है, ऑक्सीजन भी देते रहना है। ठीक है, और पेन को भी रिलीफ करना है, पेन को भी करना है, रिलीफ करना है। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। फ्लूइड को इंक्रीज करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सी इसलिए इनकरेक्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसे पेशेंट की क्लाइंट जो है वेजाइनल डिलीवरी इनकी हो जाती है। ठीक है, सीजन सेक्शन की आवश्यकता नहीं, तो ये वाली भी आंसर इसका ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। एक क्लाइंट विद डायबिटीज, एक क्लाइंट है जो कौन सा है, डायबिटीज का क्लाइंट है। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी के लिए डॉक्टर ने बोला है कि आप यूएसजी कराइए।
तो आप जब अल्ट्रासाउंड का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप क्लाइंट के फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देना है, क्लाइंट को बोलना है कि आप कम चलिए, एम्बुलेट कम कीजिए, या फिर एनिमा देना है क्लाइंट को, या फिर फूड को विद होल्ड करना है 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट जो गर्भवती महिला है और डायबिटीज वाली महिला है और उसको यूएसजी के लिए बोला गया है, तो जब भी उसकी यूएसजी कराएंगे तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर की बात की जाए तो इसके अंदर यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको फ्लूइड इंटेक कराना है, महिला को बोलना है कि पानी आप ज्यादा से ज्यादा पीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी जो होता है उससे पहले जो है क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आप प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, और ध्यान रहे आप यूरिन ना करें, टॉयलेट ना करने जाए, और एम्बुलेट को लिमिट नहीं करते, एम्बुलेट को बोलते हैं कि आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, लिमिट नहीं करना, एम्बुलेट आप करा सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। एनिमा की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है क्योंकि पानी को बाहर थोड़े निकालना है। और दूसरा है, दूसरी बात ये है कि पानी को बाहर, सॉरी, इसके एनिमा की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लूइड को बाहर निकालना नहीं है। और तीसरी बात, आंसर सी और डी दोनों इंकरेक्ट है कि विद होल्डिंग, फूड को विद होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक इन्फेंट वूज वेट इज 8 पाउंड, एक इन्फेंट है जिसका वेट कितना है, 8 पाउंड है बर्थ के समय पर, वुड बी एक्सपेक्टेड टू वेट हाउ मेनी पाउंड एंड 1 ईयर। यानी किसी कोई व्यक्ति है, कोई सॉरी एक बच्चा है जो जन्म हुआ है और जन्म बर्थ के समय पर जो है उस बच्चे का वजन कितना है, 8 पाउंड है। कितना है, 8 पाउंड है। तो आप सभी को पता है कि एक साल पर जो है, एक साल पर जो है बच्चे का वजन 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 8 तिया कितना हो जाएगा बताओ, 8 तिया 24, 3 गुना वजन बढ़ जाएगा तो 24 पाउंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रहे ऑप्शन जो है आपका ट्रिपल हो जाता है वेट, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। बच्चे का जन्म के 1 साल के अंदर 3 गुना वजन बढ़ जाता है जन्म से, तो ये राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। एक प्रेग्नेंट महिला है जो कि बहुत ज्यादा शराब की एडिक्ट हो चुकी है, और वो महिला कैसी है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री रही है कि बहुत ज्यादा शराब पीती थी। अब उसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाया जा रहा है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैसा आएगा, या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीधी सी बात है, आपको क्या कराया है इसके अंदर इसके अंदर आपको घुमा दिया है, क्योंकि देखो प्रेग्नेंट क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री रही है कि अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीती है वो, तो ऑब्वियसली अगर अल्कोहल पीती है महिला, अल्कोहल पीती थी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो बच्चे के अंदर दिक्कत आ सकती है ना, बच्चे के अंदर कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो उसके लिए क्या कराया जाता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराया जा रहा है। तो वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या लंग की, बच्चे की लंग की मैच्योरिटी देखने के लिए कराया जाता है क्या, या फिर फीटस की एक्टिविटी क्या है उसको मेजर करने के लिए, या फीटल की हार्ट रेट को, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में फीटस की हार्ट रेट कितनी आ रही है उसको चेक करने के लिए, या फीटस की न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका, ये जो पहले तो इसका आंसर बता देता हूं क्या होता है। इसका आंसर आपका जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 19 वाले क्वेश्चन, 119 की, 119 है, ठीक है, 19 नहीं है, 119 वाले क्वेश्चन का है कि भाई फीटस की एक्टिविटी क्या है उसको चेक करने के लिए इसको कराया जाता है। मैं बताता हूँ इसका आंसर बी क्यों आया है और सी आंसर क्यों नहीं आया, ये भी बताऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट सी आंसर भी कराएंगे कि सर कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए कराते हैं ना अपन। ठीक है, देखो दोस्तों ये होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट अलग है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, 119 वाले क्वेश्चन बी क्यों आंसर आया। देखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट ये जो है आपके चेक किया जाता है बच्चे के पीरियडिकली मूवमेंट, समय के साथ में बच्चे के मूवमेंट कितने हो रहे हैं, बच्चे के मूवमेंट को असेस करने की, इवेलुएट करने के लिए ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है।
ये बच्चे की लंग की मैच्योरिटी देखने के लिए नहीं कराया जाता। इसके लिए एलएच रेशियो होता है, एलएच रेशियो चेक करते हैं अपन, ठीक है, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। अब बात करें, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कराया जाता है कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के, ये ऑक्सीजन चैलेंज टेस्ट, इसको कॉन्ट्रैक्शन स्टेज टेस्ट कहते हैं, ये अलग होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट मेजर न्यूरोलॉजिकल, ये जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है न्यूरोलॉजिकल मैनेज नहीं करता, ठीक है, ये फीटल वेलबिंग को नहीं करती, ये फीटल की वेलबिंग को करता है। नॉर्मली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आपका कौन सा होता है, ये होता है GCS स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए फुल टर्म मेल हैज हाइपोएस्पिडियास, एक फुल टर्म मेल है, जन्म लिया है, 37 वीक की पूरी प्रेगनेंसी उसने अचीव की है, फुल टर्म है, और उसको क्या हुआ है, हाइपोएस्पिडियास होता है, जिस बारे में आपको बताऊंगा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाइपोएस्पिडियास, तो हाइपोएस्पिडियास मतलब क्या होता है। देखिए आपको नॉर्मली बात की जाए तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये आपका, ठीक है, पेनिस होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेनिस हो गया, मेल पेनिस हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल बात की जाए तो यूरिन का जो ओपनिंग रहती है वो बिल्कुल टो शेप रहती है, ठीक है, आगे की तरफ रहती है, जैसे ऐसे बात की हमने, ये मेल यूरिथ्रा हो गया। अब यहाँ पर टो पे बिल्कुल आपके बीच में क्या रहेगी, यूरिन की ओपनिंग रहेगी, जहां से आए यूरिन आप पास आउट करते हैं। अब हाइपोएस्पिडियास मतलब क्या होता है, उसकी बात करते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अगर यूरेथ्रल ओपनिंग एब्सेंट होती है, या तो बिल्कुल बंद हो जाए, क्रॉस हो जाए, हो ही नहीं, क्या उसको हाइपोपीडियास कहते हैं क्या। सेकंड ऑप्शन, अगर यूरेथ्रली ओपन डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस, ठीक है, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ पेनिस हो, या फिर पेनिस शॉर्टेड हो यूजली, या फिर यूरेथ्रली ओपन वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस। तो ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। हाइपो मतलब क्या होता है, देखिए आंसर की बात की तो ये है। अब मैं आपको बताता हूं हाइपोस्पिडियास मतलब क्या होता है और यूरिन का आता है। देखिए हाइपोस्पिडियास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरेथ्रा जो ओपन होती है वो डोर्सल साइड पे ऑफ द पेनिस के होती है, कितनी होती है, डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस होती है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इस ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, ठीक है, डोर्सल साइड पे होगी, आगे की तरफ नहीं होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ होगी, तो वो होती है आपकी इंपॉर्टेंट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये राइट आंसर होगा, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस होगा, ये आंसर, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रल साइड नहीं होता, डोर्सल साइड होता है। डायग्राम के अनुसार आप देख लीजिएगा चेक करके। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एक ग्रेविडा है, एक गर्भवती महिला है, और ग्रेविडा थर्ड, तीसरी पर प्रेग्नेंट हुई महिला, पैरा सेकंड है, पेराइटी 2 बार क्रॉस की है, एडमिट हुई है लेबर यूनिट के अंदर। अब उसका वेजिनल एग्जामिनेशन किया तो क्लाइंट का सर्विक्स जो है 8 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका है, यानी कि ट्रांजिशनल फेज में चली गई है फर्स्ट स्टेज के, और उसके अंदर इफेसमेंट जो है कंप्लीट है बिल्कुल। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस एट दिस टाइम, तो क्या काम करना चाहिए नर्स को, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या उसके पेन को कम करना चाहिए, अल्ट्रेशन इन कॉपिंग रिलेटेड टू पेन, पोटेंशियल ऑफ इंजरी रिलेटेड टू प्रिसिपिटेट डिलीवरी, अल्ट्रेशन इन एलिमिनेशन रिलेटेड टू एनेस्थेसिया, या पोटेंशियल ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस। तो आंसर की बात की जाए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पोटेंशियल इंजरी रिलेटेड, हाँ ये ऑप्शन राइट हो सकता है इसका। अब मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन चारों में से ये ऑप्शन ही राइट क्यों हो सकता है इसका। देखिए क्लाइंट ऐसे कह रहा है कि भाई ट्रांजिशनल फेज के अंदर है महिला, तो देखिए फीटस का जो पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है ना, फर्स्ट स्टेज, इसके अंदर लेटेंट फेज होती है सबसे पहली, तो उसके अंदर सेकंड आती है फिर आपकी एक्टिव स्टेज, फर्स्ट स्टेज के अंदर ही बता रहा हूं, और ये होती है ट्रांजिशनल फेज। 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर डायलेट होती है, 3 से लेकर 7 सेंटीमीटर, और 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर, ये लगभग होता है, ठीक है ना। तो ये 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है, ये 8 से, सॉरी ठीक है,
चलिए, तो इसके अंदर क्या ट्रांजिशनल फेज के अंदर महिला आ चुकी है। अब इसमें क्या रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। और ट्रांजिशनल इज द टाइम ड्यूरिंग लेबर व्हेन द क्लाइंट लूजेस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इंट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसी फेज होती है ट्रांजिशनल फेज कि यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू पहले वाले कॉन्ट्रैक्शन थे, ठीक है, क्योंकि इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं ना, इस वजह से कम हो जाता है। तो पोटेंशियल इंजरी हो सकती है, प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट लेबर वाली कंडीशन ऐसी है कि पहले बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आया एकदम से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, धीरे 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 बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। तो लगातार एकदम से इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन अगर आता है तो प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, डिलीवरी एकदम से हो सकती है। तो इसकी कंडीशन को देखते हुए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट बैठ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं द क्लाइंट विद वेरिसेला। एक क्लाइंट है जो कि वेरिसेला विल मोस्ट लाइकली टू हैव ऑर्डर विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हुआ है वेरिसेला का किसी महिला को, तो कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन वेरिसेला वाले इन्फेक्शन में देनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंट। तो ध्यान रहे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वेरिसेला एक प्रकार का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर एंटीवायरल्स आपको देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, एंटीवायरल्स आपको देनी चाहिए। अब इसके बारे में ध्यान से बात करते हैं कि वायरल वेरिसेला क्या है। वेरिसेला मतलब, वेरिसेला क्या है, वेरिसेला क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स कॉज करता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक। आपने सुना होगा ना भाई, वेरिसेला जूस्टर वायरस, जो कि पॉजिटिव एजेंट होता है चिकन पॉक्स का। अब ये चिकन पॉक्स कॉज करता है। अब हार्पिस तो क्या है, दिस हर्पिस वायरस इज ट्रीटेड विद एंटीवायरल मेडिकेशंस। ये हर्पिस वायरस हर्पिस वायरस फैमिली का होता है और ये एंटीवायरल मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकती पहली बात तो, और एंटीकोगुलेंट से भी ट्रीट नहीं हो सकती। और ये क्लाइंट के अंदर फीवर और रैश मे हैव, फीवर भी हो सकता है बिफोर रैश अपीयर्स, बट व्हेन द रैश अपीयर्स द टेम्परेचर यूजुअली गोन। लेकिन जब रैश अपीयर होते हैं उस समय पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं रहता, टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, इसलिए एंटीपायरेटिक की डेफिनेशन भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आती है फेज आती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जब आपके रैश अपीयर हो जाएंगे चिकन पॉक्स के, उस समय पर जो है आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, इसलिए वहां पर एंटीवायरल मेडिकेशन देने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू एंटीपायरेटिक्स। चलिए बात करते हैं, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद द कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि क्लाइंट है जो कि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो कौन सी ड्रग देनी चाहिए, कौन सी ड्रग ऐसी दे रहा है डॉक्टर जिसको नर्स क्वेश्चन कर सकती है। यानी कि जब भी क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रहा है और उसने देखा कि कोई एक ऐसी दवा है जो डॉक्टर ने लिख दी है, लेकिन वो दवा इस कंडीशन में नहीं देते अपन, तो उसको क्वेश्चन कर सकती है, उसके बारे में वापस से पूछ सकती है डॉक्टर से कि सर आपने ये दवा क्यों लिखी, ये दवा तो नहीं देनी चाहिए चेस्ट पेन के अंदर, तो कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए चेस्ट पेन के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसके बारे में नर्स क्वेश्चन कर सकती है। नाइट्रोग्लिसरीन तो दे सकते हैं, जैसे सभी को पता है, एंटीजी तो देते ही हैं अपन, ठीक है, चेस्ट पेन में माई के अंदर देते हैं। एम्पिसिलिन, ये ऐसी दवा है जो आप बिल्कुल नहीं देते हैं ऐसी वाली कंडीशन में। क्यों नहीं देते बताता हूं। बीपी बढ़ रहा है, प्रोपेनॉल दवा दे सकते हैं, वेनेप्रोल दे सकते हैं। अब बात करता हूं मैं एम्पिसिलिन की क्यों नहीं दे सकते हैं, और आंसर एम्पिसिलिन क्यों है और बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है इसके अंदर, जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी। तो देखिए आपके सामने क्लाइंट जो है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है उसको एंटीजी दवा तो देते ही देते हैं अपन, ये तो आप सभी को पता है। बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, बीपी के अंदर रेगुलेशन काम आती है, ठीक है। और इसके अंदर अपन वेमेप्रिल दवा भी दे सकते हैं, बीपी की दवा ये भी, इसलिए आंसर ए सी डी दोनों इनकरेक्ट है। इन दवा के बारे में अपन क्या है डॉक्टर से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दवा आपको चेस्ट पेन में आप दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आप इसको एम्पिसिलिन में दे दीजिए। नहीं दोस्तों, एम्पिसिलिन क्यों देंगे अपन, ठीक है। एम्पिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक की क्या नीड पड़ेगी इसके अंदर चेस्ट पेन के अंदर, तो एंटीबायोटिक चेस्ट पेन के अंदर काम नहीं करती। एक प्रकार की एम्पिसिलिन दवा है जो कि जिसके बारे में नर्स क्वेश्चन कर सकती है कि भाई सर आपने ये दवा क्यों लिखी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग फॉर द क्लाइंट विथ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। एक पेशेंट है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है उस क्लाइंट की केयर के अंदर जब आप टीचिंग करेंगे, मतलब कि कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेशेंट है, अब नर्स उसको केयर के बारे में बता रही है कि भाई किस प्रकार से आपको केयर करनी चाहिए, किस प्रकार आपको ध्यान रखना है चीजों का, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो देगी नर्स पेशेंट को। तो चार ऑप्शन है। आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है क्योंकि आपके जॉइंट बहुत जल्दी थक जाएंगे इससे। तो हाँ, ये बात सही है क्या? चलो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। टेक प्रिस्क्राइब एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशंस विद द मील। आपको खाने के साथ में एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन लेनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड पैक्स अफेक्टेड जॉइंट। अल्टरनेटली अगर हॉट पैक्स और कोल्ड पैक्स आप लगा रहे हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है जॉइंट को। और फोर्थ है, अवॉइड वेट बियरिंग एक्टिविटी। आपको वेट बियरिंग एक्टिविटी नहीं करनी है। तो भाई चारों ऑप्शन में से सबसे सही आंसर कौन सा लग रहा है मुझे? भाई रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेशेंट है। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट की केयर आप किसी पेशेंट की कर रहे हैं तो उसको कौन सी टीचिंग देनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चारों में से कौन सा सही लग रहा है मुझे? तो भाई इसके अनुसार तो मुझे आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है करेक्ट? देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं कि पेशेंट किसका है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेशेंट है। अब क्लाइंट ऐसे जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले हैं उनको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो ये चीज तो आपको करनी है, अवॉइड थोड़ी करनी है। अवॉइड दे रखा है, अवॉइड थोड़ी है, इसको तो करना है आपको। तो ये आंसर भी सही है। तो इसके अंदर अवॉइड है, अवॉइड होता है तो ये आंसर गलत हो जाता है क्योंकि अवॉइड नहीं है इसके अंदर, डू। आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को अवॉइड नहीं करना है, क्लाइंट को एक्सरसाइज करानी है, लेकिन ध्यान रहे ऐसी जगह पर प्रेशर ना पड़े जहां पर अर्थराइटिस है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी दूसरी बात ये कि इन्फ्लामेशन होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी आवश्यक है, तो ये राइट आंसर हो गया। सी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? ये जो है हॉट एंड कोल्ड पैक्स जो है ना, ये जो क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड पैक्स जो है अफेक्टेड जॉइंट्स के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और फोर्थ वाला इसलिए है क्योंकि वेट बियरिंग एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग जो है यूजफुल हो सकता है। तो ये ऑप्शन अवॉइड नहीं करना, आपको डू करना है, तो ये ऑप्शन राइट है। इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट है इसके अंदर कि भाई आपको एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन लेनी है मील के साथ। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। एक क्लाइंट है जिसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। अब उसको क्या हुआ है, मान लो एक पेशेंट जिसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है और सीवियर एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल रहा है उसको बहुत ज्यादा, तो कौन से ऐसा ऑर्डर करेगी डॉक्टर जिसको नर्स क्वेश्चन कर सकती है? वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी एक दवा जो है उसको क्वेश्चन कर सकती है नर्स डॉक्टर के देने वाली? मेपेरिडीन, माइलेंटा, सिमेटिडीन और मॉर्फिन। ध्यान रहे पेन को कम करना है। अब पेन की दवा कौन कौन सी, अब इसके अंदर कौन सी दवा नहीं देनी है आपको, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो मॉर्फिन, ध्यान रहे मॉर्फिन को नर्स क्वेश्चन कर सकती है, दर्द के लिए ही काम आती है लेकिन इसको क्वेश्चन कर सकती है कि मॉर्फिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किसके अंदर, गाल ब्लैडर डिसीज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉर्फिन को हमेशा गाल ब्लैडर वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है, और गाल ब्लैडर डिसीज और पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेट करना होता है, क्योंकि मॉर्फिन जो है क्या कॉज करा सकती है, स्पाज्म करा सकती है। क्या करा सकती है? स्पाज्म करा सकती है। किसका? स्पिंचर ऑफ
ओडाई एक संरचना होती है पेनक्रियास में, उसके अंदर क्या कर सकती है, ये स्पाज्म करा सकती है। मेपेरिडीन आप दे सकते हैं, माइलेंटा ड्रग दे सकते हैं, सिमिटिडिन दे सकते हैं, ये एक पेनक्रियाटिस वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। कौन सी दवा क्वेश्चन करना है, मॉर्फिन को क्वेश्चन करना है, क्योंकि मॉर्फिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ना गाल ब्लैडर डिसीज के अंदर और पेनक्रियाटाइटिस के अंदर, क्योंकि मॉर्फिन की वजह से जो स्पिंचर ऑफ ओडाई जो पार्ट होता है उसके अंदर स्पाज्म देखने को मिलता है, इसलिए ये आंसर आपका राइट हो जाता है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अभी जितने किसी ने भी पिछली वीडियोस को जाकर नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और बताइएगा जरूर हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है। अगर किसी ने भी अभी तक पीआर यादव की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी पीआर यादव की 126 क्लासेस डली हुई है। साथ में एनक्लेक्स की भी हमने क्लासेस काफी डाल रखी है। तो कल हम डिस्कस करेंगे 125 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 150 क्वेश्चंस तक हम कल डिस्कस कर लेंगे 126 से। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।